वीडियो किया है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं और एक पूरा एक नया चैप्टर खुल गया है। सारे के सारे मुजाहिदीन जो हैं परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में अभिषेक जी आप पास बाद में आ रहा हूँ, पहले उनका इसे चर्चा करता हूँ, उनका क्षेत्र है, उनके क्षेत्र चुनाव होने वाले। तो जो पहला चरण है ओंकार जी, तो पहले चरण में 11 जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जिसमें बता दूं तो इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया है वो है मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। और इनके 58 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनमें यह चुनाव होने जा रहा है। और इन 58 में से पिछली बार 40 के आसपास जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। तो थोड़ा सा कुछ बताएंगे, कुछ आंकड़े ओंकार जी, आपको क्या दिख रहा है? आंकड़ों की बात करें तो इन 58 सीटों तो नहीं, पर 94 सीटों की मैं एक टैली लेकर बैठा हुआ था। जी। और इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हथरस, मथुरा, आगरा, मतलब 2 चरणों में तो शायद ये सारे आ जाएंगे। 2 चरण में और 113 है, 113 इसलिए है हाँ कि आपने जो बताया उसमें बरेली और शाहजहांपुर जी और जी जी बदायूं एक ये बात, संभवतः हाँ, 3 और जिले और होंगे शायद। ये होंगे संभवतः, संभल भी आपके इसमें शामिल नहीं है, हाँ, रामपुर मुरादाबाद है। हाँ हाँ। तो मेरे पास जो ये 94 का, मैं अभी पिछले हफ्ते असल में अपने प्रोग्राम के लिए तैयार कर रहा था। 94 में से संजय जी 73 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 15 समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई थी। केवल 3 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत पाई थी, 2 सीटें कांग्रेस के पल्ले में आई थी और 1 सीट छपली की आरएलडी ने जीती थी। और हालात ये है कि बीजेपी 15 सीटों पर सेकंड रही थी, समाजवादी पार्टी 26 पर, बसपा 36 पर, कांग्रेस कुल 11 पर, आरएलडी कुल 4 पर, जो इनकी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो सिर्फ 1 पर और इंडिपेंडेंट 1 पर। तो ये जो सिचुएशन थी 2017 की, जो अभी अभिषेक कह रहे थे कि एक साल लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत डेंट लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इधर, और शायद पिछले प्रोग्राम में मैंने संजय जी इस बात का जिक्र किया था कि शिफ्ट तो है थोड़ा सा, खासतौर से जो जट किसान है उनकी एक सिंपैथी है जयंत चौधरी को लेकर के, और वो इसलिए भी मुझे लगती है कि एक तो अजित से नहीं रहे। हालांकि जब वो थे तो लगातार 2 चुनाव लोकसभा के हारे और एक विधानसभा का ठीक ठाक तरीके से हारे 2017 में केवल एक कैंडिडेट जीता था उनका, और जैसे मैंने कहा है कि केवल 4 क्षेत्रों में वो नंबर 2 पर थी, वरना 3 और 4 नंबर पर आपको कहीं ले, जब आप डिटेल डाटा देखेंगे, टैली देखेंगे। इस बार इसलिए आरएलडी को थोड़ा सा सहानुभूति है कि किसान आंदोलन की वजह से और तमाम तरह के दुष्प्रचार की वजह से, और उसके बाद जो मौका मिला था जयंत चौधरी को, तो उन्होंने जिलों जिलों में जाकर के पंचायत करनी शुरू कर दी थी। मतलब मौके का फायदा उन्होंने उठा करके चौका मारने की कोशिश की थी। उसका थोड़ा सा फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ कुछ पॉकेट में, कुछ कुछ सीटों पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कोई बहुत बड़ी मदद जयंत चौधरी कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए हैं, इन जिलों में आए हैं, तो 2013 की कवाल की घटना को याद दिलाना नहीं भूले लोगों को। और वो एक दुखी रग है यहाँ के जाट किसानों की, उनके परिवारों की। कई सौ बच्चों का भविष्य खराब किया था उस घटना ने। कुछ बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, कुछ इंटरव्यूज देने की तैयारी कर रहे थे, उनको जेलों में घुसा गया था, और उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। तो ये चीजें आसानी से भूली नहीं जाती हैं, और 2013 कोई ऐसा भी नहीं है कि 1-2 दशक पहले की बात है, अभी 7 साल पहले की बात है, 8 साल पहले की बात है। और 2017 में उसका रिएक्शन देखने को मिला था। इस बार भी कोई आमूल-चूल परिवर्तन हुआ हो लोगों के माइंडसेट में, ऐसा लगता नहीं है। पर जैसे मैंने कहा है, कुछ-कुछ पॉकेट में जयंत चौधरी को वोट मिलेंगे, और वहां अगर मुसलमान वोट भी उसमें इंक्लूड हो गए तो हो सकता है 4, 5 या 6 सीटें आरएलडी को और कहीं एक आध सीट समाजवादी पार्टी को मिल जाए। पर मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों का गठबंधन 2 डिजिट में भी पहुंच पाएगा। ये सिचुएशन अभी मुझे लग रही है वेस्ट यूपी में।
जी हाँ, मैं देख रहा था आपने बताया जो 3 स्थान जहाँ पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर वो दूसरे स्थान पर रही है आरएलडी, उसमें से एक बड़ौद है, जो कि आपके शामली में ही है और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं, मांड और बदेव, वो दोनों मथुरा जिले की हैं और इसमें से इनकी जो मार्जिन हारने की रही है, वो रही है 26,000, 13,000 और माट में बीएसपी से हारे थे, श्याम सुंदर शर्मा जी से योगेश चौधरी हारे थे। वहाँ 432 का अंतर था। अब श्याम सुंदर शर्मा जी जो हैं, वो तो किसी पार्टी से लड़ते हैं तो जीतते हैं, आप जानते हैं उनको। वो मेरे ख्याल से तृणमूल कांग्रेस से लड़ के जीत चुके हैं, इंडिपेंडेंट भी लड़ के जीत चुके हैं, बीएसपी से भी जीत चुके हैं, वो तो सबसे जीते रहते हैं। इस बार पता नहीं किस पार्टी से लड़ेंगे, ये नहीं पता है। होता है समाजवादी से लड़ जाएँ या वो बीजेपी टिकट दे तो बीजेपी से भी लड़ सकते हैं, उनका तो कोई निश्चय नहीं। मैं अब इससे पहले कि हम अभिषेक जी से उनकी जो सर्वे है उसके बारे में पूछें, चलते हैं थोड़ा धीरेन्द्र जी के पास में। धीरेन्द्र जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, वो आपके क्षेत्र के आसपास हैं, जो स्विंग कॉन्स्टिट्यूएंसी कहला सकती हैं और उनमें से एक मुझे कैराना और दूसरी मुझे थाना भवन ये लगती है। तो ये आपके सारे की सारी ये दोनों जो हैं ये पहले चरण में ही आ रही हैं और दोनों जो है वो शामली जिले में हैं। तो उसके बाद जो है फिर वो आपके बापत जी की जो सीटें हैं, खासतौर से आपकी बड़ौत और छड़ौली, जहाँ पर आरडी पहले और दूसरे नंबर पर ही थी। तो आप इन स्विंग सीटों में क्या देखते हैं, कोई परिवर्तन है? नाहिद हसन कैराना सीट इलेक्शन में जीते, फिर 2017 की केसरिया वेव में भी जीते। हुकुम सिंह हमेशा यहाँ जीते रहे। ये क्या कारण था कि हुकुम सिंह की मृत्यु के बाद ये सीट बीजेपी के हाथ से चली गई? देखिए, सीट पहले भी चेंज होती रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हुकुम सिंह लगातार 3 बार भी हारे यहाँ, 89, 91 और 93 या 6 में जो है, उस चुनाव में भी वो हारे थे वहाँ। क्योंकि पहले राजेश्वर बंसल ने हराया, 2 बार मनोहर हसन ने हराया, हालांकि उनकी हार जीत का अंदर 1300 से और 3,500 तक पहुंचा था। उसके बाद उन्होंने बम्पर जीत हासिल की, उससे पहले 75 से जीत रहे थे। दरअसल उस सीट को देखना, मुझे लगता है यूपी की, इस वेस्टर्न यूपी की राजनीति को काफी करीब से देखना और समझना हो सका है, क्योंकि जब से वो राजनीति में शुरू हुई थी, तो वहाँ पहले जाट गुजर राजनीति वहाँ बहुत ज्यादा होती थी। यानी जो गुजर समुदाय है, उसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों गुजर एक साथ वोट करते थे, जाट और जो मुस्लिम जाट और हिंदू जाट के साथ वोट किया करते थे। फिर हालत ये हुई, वो जो है जब कभी देखते थे हुकुम सिंह है, उनको मुस्लिम जाट भी देता और वो हिंदू गुजर भी देता और मुस्लिम गुजर भी देता। फिर वो एक परिवार, जब मनोहर हसन जो उनके परिवार का एक परिवार, दोनों का एक परिवार माना जाता था, उनके अंदर फिर डिवीजन मतलब वो हुआ और उसमें फिर मनोहर हसन बहुत लंबे समय तक बहुत ताकतवर था, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू राजनीति की एक तरह से नींव पड़नी शुरू हो गई थी। उसके बाद की राजनीति में फिर वहाँ ये मतलब हुकुम सिंह इतने टवरिंग इमेज हो गई थी कि उनको हराने के लिए जाट कई बार बहुत एक दफा वो किया करता था, कई बार वो किसी साथ मिलकर वोट करता वो। हालांकि उनकी बेटी उस इमेज को बरकरार नहीं रख पाई और वो मृगम का चुनाव हारी। मुझे लगता है कि वो कैराना का जो सीट है उसमें कल्ट बहुत बड़ी है और एक ताकत भी जो है हुकुम सिंह जी के सामने गुंडे का जो तरह का जो ताकत दिखाने की कोशिश करती थी, वो कमजोर पड़ती थी। उनकी बेटी को शायद, चूंकि हम लोग जिस सोसाइटी को वहाँ देखते हैं उसमें वो ताकत देते हुए नहीं दिखा, इसीलिए इस बार देखना होगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है और इस पर भी लड़ाई काफी निर्भर करेगी। नाहिद हसन जो है मनोहर हसन के बेटे के तौर पर, चूंकि भी लोकसभा चुनाव जीती थी, तब जो है, तो मुझे लगता है कि इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का टिकट किसको आता है, तब हम इस सीट का सही कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पीएससी की बटालियन का वहां वो बनाया जा रहा है, पीएससी की बटालियन स्थापित की जा रही है, योगी खुद वहां गए और उनके भाषण में कैराना हमेशा रहता है, इसलिए कैराना एक ऐसी सीट होगी जिसमें सभी निकायें टिकी होंगी। लेकिन वहां बीजेपी की कैंडिडेटशिप, अभी मैं कह रहा हूँ कि हमको ये देखना होगा कि आखिर किसको वहां टिकट दिया जाता है, कि आरडी के और उसके जो समाजवादी पार्टी का जो वो है, जो गठबंधन है, उस हिसाब से काफी मजबूत मुस्लिम और जाट समीकरण वो अमूमन भी रहा, ये नहीं भी होता तो भी वो बीजेपी कैंडिडेट को आने के लिए ये समीकरण वहां नैसर्गिक तौर पर बनता। लेकिन ये देखना है कि किसको टिकट दिया जाएगा। उसके बाद थाना भवन में थोड़ा स्थिति मुझे लगता है कि बीजेपी की इस बार फिर वो, पिछली बार भी जो जीता है वहां से जो मंत्री भी है सुरेश राणा, वो काफी वोट के बीच में डिवीजन पाने भी, भाषा और वो सब चीजें जो बहुत ही तेज तर्रार नेता और ये माना जाता है जो गर्म लेखता से बीजेपी का है, उसके वो वहां से उसको प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये पूरे उसमें आप लोग सीटों से देंगे, एक मात्र राजपूत सीट के तौर पर दिखाई देती है, चूंकि मुजफ्फरनगर और शामली अभी तक एक जिला अभी शामिल है, उनमें दूसरी सीट ये है। वहां काफी सिचुएशन टफ होगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां से जिसको टिकट में कैंडिडेट ला रही है वो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं, उनका टिकट अनाउंस एक तरह से अनाउंस है, आज वो फाइनल हो रहा है, बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है ये दोनों सीटें जिन पर काफी
कैंडिडेट को काफी हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी तक जो चीजें फैसला होना था वो हो चुका है, और इस फैसले को अगर हम गौर करते हैं तो इस फैसले में जो बहुत ज्यादा हिस्सा होगा, जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है फर्क पड़ेगा कैंडिडेट की स्थिति पर पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन वोटों का समीकरण बनना तो बन चुका है। अब जो थोड़ा बहुत वोटों का अंतर होगा वो सीटों पर जो अनाउंसमेंट होंगे उससे होगा। मुझे ऐसा यहाँ पर आरडी ने पिछली बार भी मुस्लिम को टिकट दिया था और वो तीसरे नंबर पर रही थी, और दूसरे नंबर पर बीएसपी का जो मुस्लिम कैंडिडेट था वो रहा था, और ये हाँ 26,000 वोट से 16,000 वोट से चुनाव जीते थे सुरेश राणा। जी जी और सुरेश राणा 2012 में समाजवादी की वे में भी चुनाव जीते। हाँ, इससे पहले वो हार भी थे लगातार 2-3 बार। हाँ, हाँ। इसीलिए वो मतलब वो वेव के ही लीडरशिप है। वो मतलब वो सिचुएशन मैंने फिर कहा कि डिसीजन बहुत जरूरी वहाँ होता है, शार्प दोनों में होता ही है वो। और लेकिन राव जो है काफी ताकतवर कैंडिडेट के तौर पर अलग लड़ी उस चुनाव में, इसीलिए वो अलग खड़ी दिख रही थी। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो काफी टफ सीट मानी जा रही है आज के लिहाज से। अगर हम देखें जो 9 सीटों में अगर गौर करता हूँ तो मीरापुर हुई, ये सीट हुई, बुढ़ाना सीट हुई, ये तमाम से ऐसी कैराना चुन के पास पैसे थी। लेकिन कैराना में इस बार अगर कैंडिडेट वो बदलते हैं बीजेपी वाले तो भी देखना होगा, क्योंकि पिछली बार मैं देख रहा था चुनाव कवर कर रहा था, वो कैराना में था, मैं उस दिन चुनाव में जिस दिन वोटिंग हो रही थी तो देख रहा था कि उस तरह से जो उनके जब हुकुम सिंह चुनाव लड़ते थे जिस तरह की उनकी प्रेजेंस हर तरफ दिखाई देती थी, मतलब वो उस दिन घर से बाहर नहीं जाते थे, अमूमन घूम भी नहीं थे, जन बैठ रहते थे उसमें, और वहां से निकलकर उनकी जो बैठक हुआ करती, बैठक पर सब चीजों का फैसला हुआ करता। उस तरह का उनकी बेटी का नहीं, क्योंकि उनको बेटी बहुत देर से चुनाव में लाए थे संजय जी, शुरू में उनका नहीं था, जिस तरह से हमने चरण सिंह जी को देखा कि वो वंशवाद का विरोध करते रहे और आज में फिर उनको अपने परिवार को लाना पड़ा। उसी तरह से पहले कोई उनको नहीं था कि वो अपनी बेटी को लाएंगे, वो उनको राजनीतिक वो देंगे। उनका भतीजा अनिल वो काफी दिन से उनके साथ और उनके साथ काफी मेहनत की थी, तो अनिल भी अलग लड़ा था उस चुनाव में, अगर आप करेंगे अनिल भी अलग लड़ा था। तो वो सब चीजें जो है इस बार दिखनी होगी कि क्या वो पार्टी टिकट किसको देती है और फिर उस पर कितना फर्क पड़ा है। तो मुझे लगता है ये सीटें हमको देखनी होगी जो अभी वेस्ट यूपी के पहले फेज में काफी कुछ तय करेगी, मुझे लगा। जी हाँ, कैराना लोकसभा सीट में यदि आपको ध्यान है निश्चित रूप से कि वहाँ पर जब गंगा सिंह को पहले इलेक्शन में वो हार गई बसों से, और उसके बाद 2019 में टिकट दिला गया तो बीजेपी वापस जीत गई। तो इसका मतलब इसमें मृगंका सिंह जो है वो स्वयं में कमजोर कड़ी थी। तो अब आप मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति देख रहे हैं इसमें? सीटें मुजफ्फरनगर की हैं। मुजफ्फरनगर की सीटों पर आप गौर करें तो वहाँ डिवीजन पूरी तरह से वोट जो है हिंदू मुस्लिम आधार पर होगा। उसमें बीजेपी अमूमन अपनी सीटों को जीत लिया करती है, मतलब उसमें सीटों पे आगे निकल जाती है। ताकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी को लड़ा है अपने गठबंधन के सारे, जैसे बुढ़ाना सीट जहाँ से टिकैत गांव भी पड़ेगा, सिसोली भी आएगा, जिसमें उसमें लेकर कैंडिडेट को लेकर काफी मतलब मुझे लगता है बीजेपी के ज्यादातर कैंडिडेट्स को लेकर काफी टफ स्थिति कह सकता हूँ की है। इसके अलावा मीरापुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें इनका जो कैंडिडेट था वो भी वापस आ जाएगा, करतार सिंह भाना जहाँ मुझे याद आता है वो भी निकल जाएगा, वो चला भी जाएगा, और उस पर भी वहां वो किसको सीट देंगे ये देखना होगा। चरवाल एक ऐसी सीट है जहाँ जाट राजपूत लगभग बराबर है, मुस्लिम से काफी बड़ी तादाद यानी 1,20,000 3.5 लाख के वोट बैंक में, 3.5 लाख के उसमें, और उसमें जाट भी है 27-28 हजार, इतने राजपूत कैंडिडेट्स हैं। लेकिन वहां से बीजेपी उनको टिकट देती है, कश्यप समाज का टिकट है वहाँ, उसकी भी डेथ हो चुकी है, उसकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है वो भी सीट, चूंकि ये सब इलाके बहुत ही जो ताकत वाला जो प्रेडोमिनेंस में उसको नहीं कहूंगा, मतलब कोई मेरारी शब्द का इस्तेमाल करने का वो नहीं, लेकिन जो मेल डोमिनेंस है उस तरह की सोसाइटी है, उसकी प्रेजेंस वहां दिखाई देती है जब वो वोट बूथ पे आप एक एक वोट के लिए लड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कैंडिडेट अगर वो बदलते हैं, जो बदलते नहीं दिख रहे हैं, मुझे लगता नहीं बीजेपी बदलेगी। तो वहां से पंकज मलिक जो हरिंद्र मलिक का लड़का है, हरिंद्र मलिक काफी ठीक ठाक नाम है उसमें, और चौधरी चरण सिंह परिवार से मतलब अजीत सिंह के खिलाफ भी लीडरशिप करके उसने अपने आप सर्वाइव कर रखा। इस बार भी वो समाजवादी पार्टी में गए, पहले कांग्रेस में गए, यानी वो भी वहां ताकत रखते हैं। तो इसलिए कुछ सीटें ये बीजेपी के टिकट पर ही तय होंगी अगर आप सीट वाइज सीट देखते हैं तो। जी जी। अब हम चलते हैं अभिषेक जी के पास। आपका सर्वे क्या है अभिषेक जी? पहले तो अलग अलग क्या है क्या आपने फेज वाइज? हाँ, मैं भी एक्चुअली 2 रैलियां थी सर, एक आरएलडी और समाजवादी पार्टी के मेरठ में पास ऑलरेडी होती है, और एक बीजेपी की रिसीव हुई थी। हमने अपनी टीम मेरठ के आसपास गया, जहाँ से मेरे ख्याल से शहरी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी जी जीते हुए। पहली बार गए तो बड़ा लगे तो कहीं एक साइड बुकाला सा फंस रहा है कि मतलब समाजवादी पार्टी फिर से जीत जाएगी। फिर दूसरी बार हमने किया तो कम मार्क दिखा, लेकिन मेरठ कैंप से भाजपा के अग्रवाल जी जीते हुए हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे कंफर्टेबल अगर उनको मिला है तो मतलब पे ऐसा लगा मेरठ दक्षिण में 73,000 के मार्जिन से जीते हैं। हाँ, वही कंफर्टेबल मार्जिन से पर भी जीतेंगे। सत्येंद्र तोमर के भी वही हालात है। हमारी टीम के पास भी गई थी संगीत सोम जी के पास, क्योंकि एक थोड़ा हार्ड हिंदू नेता होती में उनका वो एपिसोड में आ जाएगा जो इंटरव्यू सेक्शन है। अब
मेरठ में पिछली बार जब हम थे तो नाराजगी ज्यादा दिखी थोड़ी बहुत, इस बार वैसे दिखी। इसी मैंने ओंकार से बोला सर पिछले जैसे हालात नहीं रहे जैसे 2 महीने पहले थे। मतलब ये मीडिया ने तो तरह से ये मान लिया था, अंग्रेजी मीडिया ने, कि भाई वहां पे नहीं बीजेपी शायद अंग्रेजी जीती। मीडिया की तो बात ही नहीं करें क्योंकि अंग्रेजी मीडिया को कुछ पता नहीं था। हाँ, लेकिन दर्शक तो सुनते हैं, शायद किसी के दर्शक दोनों को तो सुनते हैं, तो एक कंफ्यूजन का बनने का प्रयास किया था। अच्छा, जितना बसपा कोई सीजन में कमजोर समझ के गया उतनी है नहीं, उनका वोटर बड़ा फिक्स है। और बड़ा फिक्स है, जैसे भी सर ने भी बताया, देवेंद्र सर ने, और आप भी थी, 2 जगह पे तो कुछ जगहों पे ऑलरेडी वो सेकंड पोजीशन थी, और इस बार भी अच्छी पोजीशन पे। तो ये क्या है कि मुसलमान से समाजवादी पार्टी को वोट देगा। मेरे ख्याल मुसलमान इस वजह से बट हुआ अभी तक कि हम देखेंगे लास्ट पोजीशन कौन सी पार्टी बीजेपी को हराने के कंडीशन में रहती है, फिर इस हिसाब से वोट डिसाइड करें। तो पहले तो हमेशा ऐसा हुआ करता था। ओंकार जी, आप क्या सोच रहे हैं कि पहले तो यही करते कि आज तक दिखते थे, लेकिन इस बार कह रहे हैं समाजवादी क्लेम कर रही नहीं, सारे सारे हमको पड़े। नहीं, मेरठ में जो शहर सीट है, शहर सीट से लक्ष्मीकांत वाजपेयी बहुत लंबे समय तक जीते रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, और वो कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि विपक्षी दलों में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई इस बात को लेकर के कि मुस्लिम कैंडिडेट 2 नहीं उतारने हैं मैदान में, इसलिए रफीक जो है वो अच्छे मार्जिन से वहां से जीते, और मार्जिन था 28,769 वोटों का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी ठीक ठाक वोट पड़े थे, 74,448 वोट पड़े थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार मेरठ में जो सीटें हैं उनमें एक तो सिवाल खास, जहाँ जयंत चौधरी का, उनके पिताजी का, चौधरी साहब का असर रहा है। दूसरा सदना कंस्टिट्यूंसी, और थोड़ा सा किठौर से भी आरएलडी के परवेज हलीम बहुत लंबे समय तक जीते रहे, विधायक बन रहे, उनके पिताजी भी वहां से चुके थे। तो ये जो सीटें हैं इन पर इस बार थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को टफ फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि सवाल खास में पिछली बार ही 11,421 वोटों से जीत रही थी भारतीय जनता पार्टी, और सरधा में जो संगीत सोम जिनका अभी कर रहे थे अभिषेक, वो 21,625 से जीते थे। तो ये लीड ठीक ठाक है, सम्मानजनक है। लेकिन अगर थोड़ा शिफ्ट दिखाई दिया भाट किसानों में तो ये लीड घट भी सकती है, नीचे भी आ सकती है। बाकी तो ये हसनापुर सुरक्षित है, अगर अभी सुरक्षित है तो। किठौर का मैं बता ही चुका हूँ, मेरठ कैंट में तो भारतीय जनता पार्टी के हारने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। ये तो मतलब विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। अब एक पार्टी में मुझे अमित अग्रवाल मिले थे, यहाँ से एमएलए हुआ करते थे, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि तैयारी है क्या, वो कह रहे थे टिकट दिलवा दो तो लड़ लूंगा। मतलब उसको पता, उसको यकीन नहीं था कि उसको द्वारा टिकट मिलेगा, क्योंकि सत्यप्रकाश अग्रवाल, हालांकि और दराज हैं सत्यप्रकाश अग्रवाल, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी और टिकट के बारे में सोच रही होगी, क्योंकि जो एक एज का इनका क्राइटेरिया है उसमें सत्यप्रकाश अग्रवाल नहीं हटते हैं। तो ऐसे में अमित अग्रवाल को मिले या किसी और को मिले, लेकिन नया चेहरा वहां से देखने को मिल सकता है। मेरठ साउथ की जो सीट है ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने याकूब को हराया था, और वो भी 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। और याकूब वो चेहरा है, वो बदनाम चेहरा है, जो इधर भी उधर भी डोलते रहते हैं, और ये कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। तो इसके बावजूद 2 करिश्मा मुस्लिम वोट शहर सीट पर दिखा पाए थे, वो मेरठ साउथ पर नहीं दिखा पाए थे, और यहाँ से सौमेंद्र तोमर जो है वो बहुत बढ़िया मार्जिन से जीते थे। तो यहाँ मुझे लगता है कि कोई बड़ा उलट होगा, पर 2-3 सीटों पर थोड़ा सा शिफ्ट हम देखेंगे जब वोटिंग होगा। जी हाँ, 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी मेरठ जिले में, और आपके जो स्थिति थी मुजफ्फरनगर में 6 की 6, शामली में 3 में से 2, और फिर अगर हम आ जाएं तो बागपत में भी 3 में से 2। ये थोड़ा चमत्कार माना जा रहा था, क्योंकि और वो जो एक नहीं आई थी वो भी बाद में वापस नहीं के पास आ गया, छपरोली वाला। हाँ, उनके पास गया। हापुड़ में भी 3 में से 2, वो एक वो आपके ढोलना है जहाँ पर आपका हमारा डासा वाला मंदिर है, असलम चौधरी, वो बीएसपी की तरफ से जीता हुआ। फिर बाकी तो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, इनमें तो एक तरफा था मामला। मथुरा में बीएसपी जीती थी, आगरा में भी एक तरफा था मामला पूरी तरह से। तो धीरेन्द्र जी, क्या आप देखते हैं कि ये ट्रेंड कायम रहेगी या इन दिनों में कुछ और शिफ्ट होगा? देखा, हालांकि पार्टियां, तमाम लोग जिस तरह से दावे कर रहे हैं, तमाम चीजें दिख भी रही हैं, भीड़ आपको दिख रही है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है बहुत ज्यादा चेंज होगा नहीं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में चुनाव आज भी उन्हीं मुद्दों पर होना है जिन पर पिछली बार हुआ था। ये जरूर है कि जो किसान आंदोलन के सारे जाट मुस्लिम एकता, जिसके सारे
उनको लगता है कि उन्होंने आरएलडी ने इस पूरे इलाके में अपनी पकड़ पहले जमाने में बनाई थी, लेकिन आपको गौर करना होगा कि उसमें और भी समीकरण जुटा था और बाकी तमाम जो कास्ट थी वो इतने ज्यादा एग्रेसिवली विरोध नहीं करती थी। यानी जो दो इस पूरे इलाके में आप गौर करेंगे वेस्टर्न यूपी में, तो दो इस इलाके की वोकल जो कास्ट होती है, रिलीजन भी हम कहते हैं, मुस्लिम भी काफी एग्रेसिव तरह से वोट करता है, उसी तरह से जाट भी काफी एग्रेसिव वोट करते हैं और वोकल भी काफी होते हैं। तो इसीलिए आप जब उसको एसेस करते हैं तो उसमें वो कई ज्यादा गुना वो बोलते हुए दिखते हैं और ये इंप्रेशन दिखता है कि वो काफी आगे हैं। लेकिन जब आप ग्राउंड पर उनको फील्ड में एसेस करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो इनकी संख्या मिलके होती है उसके मुकाबले वो ग्रुप काफी बड़ा है जो इनके अगेंस्ट वोट करता है, यानी इनके गठबंधन को हराने के लिए भी एक पोलराइजेशन होता है इस हिस्से में। तो वो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और मुझे लगा है कि वो काफी असर करेगा। कुछ सीटें से साल खास का जिक्र है, साल खास उनको लगता है कि उनकी विनिंग सीट है, अभी उनको लगता है कि सवाल खास उनको अच्छा लगेगी, या फिर जो मैं आपको बताया कि उनको क्या ना उनको लगा कि वहां वो है, इस तरह से वो सीट जिस पर वो अलग तरीके से, मैं जब उन लोगों से बात करता हूँ पक्ष में जो है, उनको लगता है कि दलित वोटर अलग करने के बाद वो बाकी वोट को जोड़ के तब अपने आप को 50% से ऊपर जब रखते हैं तब वो कहते हैं कि हम उस सीट पर जीतने की स्थिति में होंगे। तो ऐसी सीटें बहुत कम है, लिहाजा मुझे लगा नहीं चुनाव होते होते वेस्टर्न यूपी के लिए लॉ एंड ऑर्डर पहले नंबर पर मुद्दा आएगा। आपने देखा होगा, अगर आप गौर भी कर रहे होंगे इस समय तमाम चैनलों पर भी आपको दिखा होगा कि एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इलाके में, कोरोना के दौरान जो अनाज की, जो राशन की, जो मतलब हमको लगता है कि अभी कुछ दिन पहले तक इस पर डिस्कशन करना शायद हम लोगों को बोलता था कि एक बीजेपी का प्रचार ही होगा, चूंकि उन्होंने दिया है उस प्रचार करेंगे, लेकिन जनता पर कितना असर होगा, लेकिन ये असर दिख रहा है। अगर आप गौर करते हैं तो ये असर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसी चीज है जो अक्रॉस, मतलब इसमें वो लोग नहीं आते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी जाट फैमिली आएंगी या उस तरह की फैमिलीज होंगी, वो नहीं, लेकिन वो वोटर्स जो चिटा के कभी बसपा के साथ होता था वो बीजेपी के साथ है। नो, जाटो यहाँ काफी ज्यादा है, वो ये बात ही कह रहे थे तिवारी जी, उधर किस्से में उनको दिखता है, लेकिन वो वोटर्स के अलावा बाकी जो बसपा का कदर है, मुझे लगा कि वो शिफ्ट कर सकता है, बीजेपी तरफ जाएगा उस हिस्से में। काफी उसको लगता है कि वो सपा के साथ जय नहीं करता है, उनको कैंडिडेट उनकी पार्टी सही नहीं मिला तो वो बीजेपी की तरफ जाने की कोशिश करेगा मुकाबले। हालांकि अभी हम लोग ने ये ट्रेंड देखा कि भाई उस गांव में 200 वोट सिर्फ हो, बस बाकी उसी को अड़ते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय मुझे लगा है कि शिफ्ट दिखा, जो 2019 के चुनाव में दिखा और 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखा। तो मुझे लगता है वो ट्रेंड इस बार बढ़ेगा और कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से उनको लगा है कि वो काफी सीट पर विनिंग की पोजीशन है। तो विनिंग में नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो फाइटिंग में है, वो ग्राउंड में लड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके चलते फिर नए समीकरण बन जाते हैं कि वो दो जहाँ ज्यादा होंगे बाकी तमाम लोग इकट्ठा होकर हराने की कोशिश करेंगे और जाट का वो शिफ्ट होगा। इस पे अभी सभी लोगों को शक है, यहाँ तक कि उनके निर्धारक को भी शक है कि पूरा वोट इस तरह शिफ्ट कर पाएंगे जैसे कि बसपा कराने में कामयाब हो रही है। तो वो भी एक बड़ा कारण होगा। तो लिहाजा आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ सीटों को छोड़ दूं मैं, जिस तरह से पहले आपने 6 साफ कर दी थी मुजफ्फरनगर में, उधर में से 2 या फिर आगे की तरफ जो उस तरह का सफाया, उस तरह का सफाया आप भले ही न करें, लेकिन वेस्ट में आप फिर भी मतलब बीजेपी पार्टी मुझे लगता है उसमें काफी अच्छी पोजीशन पर रहेगी और बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ उसको नहीं झेलना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी है, उसी का जो नॉर्मल होता है वो उसका, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वेव नहीं देखी। जी हाँ, 110 सीटें हैं इसमें और 110 सीटों का हिसाब ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कि पहले और दूसरे चरण में जो सीटें हैं इनमें से शाहजहांपुर उन्होंने लिया है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं माना जाता, तो उसको हम उसकी 6 सीटें अलग करें और हाथरस की 3 सीटें जोड़ लें, तो ये मिलकर 110 सीटें होती हैं। इस 110 सीटों में से बीजेपी पिछली बार 88 सीटें जीती थी। और अब हम सीधे चलते हैं हमारे सर्वे एक्सपर्ट अभिषेक तिवारी जी के पास। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 110 सीटों पर आप अपने आंकड़े बताएं। पश्चिमी के 110 में से अभी हमने लगभग 75 से 80 सीट बीजेपी के लिए रखी है। और एक चीज आंकड़े पहले जब से पहले उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें शिवा खास से जितेंद्र सतवई जी हैं भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, उसकी एक चीज ऐड करना चाहूँ सर। अगर ये टिकट इस बार इनको मिल जाता है, इनकी जीतने की संभावना उतनी है जितनी पिछली बार जीती। इन्होंने जो अभी बता रहे थे कि मैंने 1 महीने पहले भी मैं शो में आया था, तो मैं कहा था जो स्कीम की डिलीवरी हुई है वो तक पहुंची है ना, वो बड़ा बहुत काम किया और ये काम इन्होंने कराया है। फिर कि जो इनके लड़के होंगे, टीम के लोग होंगे, ये करवाने में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो जो बसपा का चक जो पहले बताए थे ना धीरे सर, वो टूटेगा और इसमें कोई हैरत नहीं है इस बात लेकर। और 75 से 80 मैंने इसमें पश्चिमी यूपी में और बड़ा अच्छा होगा बीजेपी के लिए, कॉन्फिडेंस जग जाएगा। लेकिन 2 चीजें चुनाव आयोग ने बोला है कि 15 जनवरी तक कोई वैल्यू नहीं होगी, और मेरे लिए थोड़ी वरी करने वाली बात इसलिए क्योंकि हम देखा है हाल में कि जो डिजिटल मीडिया कैंपेनिंग है उस भाजपा उस हद तक जीत नहीं पा रही जिस तक पहले हुआ करती थी, और जो बड़ी योगी और मोदी जी रैली नहीं हो पाएगी, तो वो हमें फैक्टर बाद में देखा पड़ेगा।
क्योंकि तो बीजेपी वैसे मैं ये बात आपको कहूँ कि डिजिटल मीडिया की जो कैंपेनिंग है उसमें बीजेपी का जो मुकाबला है वो कांग्रेस से है। समाजवादी और बसपा जो है वो डिजिटल कैंपेनिंग में बीजेपी के आगे कहीं नहीं ठहरती और मैं कांग्रेस भी ग्राउंड पे नहीं है। मैं भी संजय जी से बिल्कुल सहमत हूँ। नहीं, ये इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो एक जो एंटी इनकम्बेंसी जनरेट करने वाली बात है, क्योंकि बाइपोलर क्या का एक प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस इस पोजीशन नहीं है कि वो जीते, वो इस पोजीशन में है कि बीजेपी के सीट कम हो जाए उसमें खुश रहे। ना वो तो किसी हमेशा ही कंडीशन करते हैं तो वो बंगाल में किसी खुद हाँ, वो किसी कंडीशन में नहीं है। पर आप ये देखो ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यूज किया है और बेहतरीन यूज किया है। अब देखो ना, मन की बात वो कहाँ देते हैं, रेडियो पर देते हैं, और रेडियो सुन रहे हैं लोग, ये दिखा के टेलीविजन वाले भी सब प्रसारित करते हैं। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ रेडियो होती है वहां भी पहुंच रही है। और आपका यूट्यूब है, इनका चैनल, आपका ट्विटर है, यूट्यूब पे तो बीजेपी बिल्कुल फेल है। फेसबुक है। मैं संजय सर यही बोलने वाला था सर, यूट्यूब तो ओंकार है ना संजय सर ना, वीरेंद्र है, अभिषेक है ना, बीजेपी का तो मैं आईटी से बात करता हूँ सर। अभी रिसेंटली अगर आपने ट्विटर पे देखा जैसे प्रधानमंत्री जी पे हमला हुआ, और इस चीज को ही अगर हम ट्रेंड वाइज देखें और जो संख्या बोल देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं लैक कर रही बीजेपी, जो पहले नहीं बोलता था। मेरे पास कहता यही पॉइंट है, ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना खराब परफॉर्म होगा। वैसे अखिलेश यादव खुद चुहा है, पैसा मांग लिया है, ये डिजिटल कैंपेनिंग कर ही लगते हैं, कुछ पैसे चाहिए। इसमें एक्चुअल में क्या है कि हमें असर करना पड़ेगा। जिस घटना का आप चर्चा कर रहे हैं ना, उस घटना में वो प्रोपेगेंडा वाले, आईटी सेल वाले, सपोर्टर, दूसरे तमाम वो सब जुटते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, आईटी सेल वाले भी हैं, इनके प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, इनके भी सपोर्टर हैं। लेकिन डिजिटल चुनाव प्रचार की जब बात करते हैं तो तब वो प्रोपेगेंडा वाले नहीं होंगे, तब तो भाषण होंगे, वहां पर अपनी बस रखी जाएगी। नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे, जेपी नड्डा अपनी बात रखेंगे, योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे। अब उस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है जिनको वो कर, लेकिन कम्युनिकेट करने की जहां तक बात है तो कम्युनिकेट तो ये कर पाएंगे ना जिनको ये करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है जी। तो अब मैं एक बार मैं और कुछ बोलता हूँ, हाँ बोलिए क्या बोलिए। इस पे एक बात है, जैसे हमने बोला कि ठीक है डाइऑक्साइड, लेकिन हो क्या रहा है इस वक्त, जैसे ओंकार की बात मैं सही मान रहा हूँ, लेकिन इस वक्त पूरा एक मीडिया का सेक्टर, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, पर आप रोनी सिंह को देख लीजिए, आप अजीत अंजन को देख लीजिए, ये लोग अपने लिए प्रचार कर रहे हैं, पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, लोग समाजवादी पार्टी के लिए जमीन पे जाकर के बैटिंग कर रहे हैं और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ प्रज्ञा का अपना आ रहा है। आप इन चीजों देखिए। अच्छा संजय सर या ओंकार सर, यहाँ पास जो है हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे निर्भर होते हैं, पर यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट किए गए और बहुत साइंटिफिक ढंग से सीएमएस सिस्टम काम कर रहा है, इसको मैं कई दिन से, पिछले 1.5 महीने से बड़ा क्लोज ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पहले बीजेपी आईटी होती है लैक नहीं करती, लेकिन इन दिनों लैक कर रही है। एक हालांकि अच्छा एक दो पेजेस हैं यूपी में जो फिलहाल अच्छा कर रहे हैं, तो फाइनली अच्छे स्पीकर हो सकते हैं मोदी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो पहुंचना तो है, पहुंचना तो है आपको। मेरा यही पॉइंट है जी। किरण जी। नहीं है, सब पार्टियों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। जैसे बीजेपी को सबसे बड़ा झटका, अगर रैलियां नहीं होती हैं, फिजिकल नहीं होती है, तो उत्तराखंड नहीं लग जाएगा। उत्तराखंड में पूरा चुनाव उनका सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित था, क्योंकि वो 3 दिन मुख्यमंत्री रह चुकी, बिना कारण एक पार्टी जो अपने राज्य में 3 मुख्यमंत्री रह चुकी हो, जनता के सामने जाके क्या बताएगी? पहले मुख्यमंत्री का काम आएगी, दूसरे दिन आएगी, तीसरे का काम करेगी, फिर पहले 2 क्या करेगी? तो पूरा चुनाव वहां जो लड़ा जाना था, वो पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी उस ताकत पर लड़ जाना था। अभी उसमें ये समस्या भी हो गई है कि वो बहुत ज्यादा रैलियां अगर नहीं होती है तो पूरे चुनाव में हरीश रावत काफी बड़ा चेहरा होंगे मुकाबले भूपेंद्र सिंह धामी के, जिनको बहुत कम टाइम मिला। तो ये बहुत सारी चीजें एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब जगह होगा। समाजवादी पार्टी का जो वर्कर है वो डेडिकेटेड है, आप उनको देख रहे होंगे, उनके तमाम चीजें देख रहे होंगे, वो गांव-गांव जाकर आजकल उन लोगों ने कलाव काटने का अभियान शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने, इस तरह की चीजें। तो ये कह पाना कि बहुत ज्यादा इसका बहुत वो होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी है, रैलियां वो कर चुकी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी अपनी बहुत सारी रैलियां कर चुकी है, उसको बहुत ज्यादा इस तरह के प्रधानमंत्री मुझे लगता है एक के बाद आपने देखा होगा सभी एरिया में जा चुके, उन्हें पूरा अमित शाह लगभग तमाम तरफ रैली कर चुके, और उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो तो हमेशा हर जिले में ही उपस्थित होते हैं, एक जिले में 2 बार पहुंच चुके हैं, इसलिए उनका कैंपेन हो चुका। समाजवादी पार्टी का कैंपेन क्योंकि एक ही स्टार प्रचारक है, उसी को अपने कंधे पर रखना है, वही है, तो वो घूमने की कोशिश है वो की गई है, नहीं तो पूरा वोट कास्ट बेसिस है, सबको मैसेज है जिनको दिया जाना है। उनको बात बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो अंगोला और रवांडा के बीच की दोस्ती पर इनका क्या विचार है, उनको सीधा मामला है कि हमारी जो उस सब है। मुझे लगा कि इसका काफी देखना होगा, और कांग्रेस अगर अपने लोगों को दिखना भी चाहती है तो वो उनको समझ ही नहीं आएगा। उन्होंने उसी दिन जब चुनाव आयोग की कला देख रहे थे, उसी बीच में फेसबुक पर
प्रियंका गांधी तमाम उनके साथ ही, आपने तो जितने लोगों के साथ वो फेसबुक पे जुड़े उतने वोट में होंगे, तो मुझे संभव नहीं लगा। तो इसलिए वो चाहे कितनी कोशिश करें न करें, उसका कोई मतलब नहीं है। और अब इस तरह के संपर्क से मुझे लगा है कि डिजिटल वाली ताकत जो है जिलों में बहुत अहम रखी जाएगी। वहां बीजेपी थोड़ा लीड उत्तर प्रदेश जैसी जगह में लेगी जरूर, क्योंकि कांग्रेस पर प्रियंका वाड्रा पर तो बड़े चुटकुले चल रहे हैं। एक हमारे पुराने मित्र हैं जो पीटीआई के एडिटर भी रहे भाषा के, और जागरण में भी, दैनिक जागरण में थे, नेशनल ब्यूरो में। उन दिनों मैं भी अमर उजाला नेशनल ब्यूरो में पार्लियामेंट वगैरह कवर करते थे और साथ में एआईसी कवर करते थे। तो उन्होंने चुटकुला डाल रखा था कि मैंने एक कांग्रेस के लड़के से पूछा कि लड़ने की तैयारी कर रहे हो क्या, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो लड़ रहा हूँ, मैं तो लड़ ही नहीं सकता। ऐसे एक सेकंड को रुक कर पड़ेगा कि जो डांस को ऐसे जो पीछे चल रहे हैं अभी दूरी है बीच में। ना ओकार से एक सवाल है, मेरी बड़ी से क्यूरियोसिटी में पूछना रहा था यूपी इलेक्शन के बाद तो ये कौन से मीडिया स्तंभ है जो कांग्रेस को 11% वोट शेयर दे रहे हैं? मैं मीन क्या हूं और मुझे दिखता है 11% आखिर वो लोग तो होंगे सर, ये कैसे मिल रहा है? धीरे से बताएं इसका। आप कांग्रेस की कलाकारी नहीं समझते हैं क्या? कांग्रेस के दरबारी मीडिया कर्मियों की बहुत लंबी फहरिस्त अभी भी है। अभी भी मीडिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो बहुत आशा भरी दृष्टि से, उम्मीद भरी दृष्टि से राहुल गांधी में भारत का भविष्य देख रहे हैं, और जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में भारत का भविष्य देख रहे हों, अब उनके स्तर का अंदाजा लगाओ कि उनका अपना स्तर क्या होगा, उनके सोचने समझने का भी, और जो इनकी अब तक की मतलब कार्यशैली है, जो कारनामे हैं दोनों बहन भाइयों के, मतलब इससे ज्यादा मूर्खता की बात मेरी दृष्टि में नहीं हो सकती। मुझे भी 4 दशक से ज्यादा होगी पत्रकारिता में, मैंने इस तरह का फैसला अभी तक किसी पार्टी की तरफ से नहीं देखा। अगर ये लोग राहुल गांधी को और प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मानते हैं, तो उन शीर्ष नेतृत्व को आप किसी राज्य में दांव पर लगा दें। यानी प्रियंका वाड्रा का अभी तो बंद बुटी थी ना, अभी तो लोगों को थोड़ी बहुत गलतफहमी थी उनके बारे में कि शायद राहुल गांधी अगर फेल होते जा रहे हैं तो शायद आगे आकर प्रियंका वाड्रा पर हम दांव लगा सकते हैं। लेकिन इस चुनाव ने तो उनको भी निपटा दिया ना एक तरीके से। जो थोड़ा बहुत भ्रम था लोगों का वो खत्म हो जाएगा इस चुनाव के बाद। तो बिल्कुल। तो वैसे एक अच्छा कमेंट आया साइड में, पत्रकारी बोल रहे हैं कि लगा हूँ इटली भाग सकता हूँ। मैं ट्रू सेंटिमेंट सर अभी टिका हुआ हूँ, मैं वो टाइम देखना चाह रहा हूँ पड़ेगा करके अभी वो आड़ा जो है मैं देख रहा था एपी न्यूज का जो लेटेस्ट जो आया हुआ है, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये अचानक जो है इन्होंने समाजवादी पार्टी की सीटें कैसी। दरअसल एक और चीज हुई है संजय जी, मैं इस दौरान चूंकि मैं भी रोज चेंज कर रहा हूँ, ये बात जरूर दिखाई दी है पिछले कुछ समय से हम लोग गौर कर रहे हैं कि जिन लोगों ने विरोध किया थी वेस्टर्न में कि आप गांव मतलब उसका पत्रकारिता के दौर में आप जनरली आप गांव गांड में बात कर रहे हैं, तो आप पूछे क्या माहौल है। तो पिछली बार जब देख रहा था अभी 1 महीने पहले तक, तो उनको लग रहा कि नहीं इस बार तो बहुत टफ मामला लग रहा है और उनको रैली देने लगती बार की। अभी जब दोबारा बात कर रहा था, मतलब आज की बात नहीं है, पिछले 1 हफ्ते की बातें हैं, तो उनको जैसे लग रहा है कि नहीं वापस आ रही है, कोई मतलब नहीं, कोई समस्या ही नहीं, कोई चीज नहीं। ये आम आदमी उस भी आया जो अब फील्ड में जाके देखा, तो मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं गौर कर रही, क्योंकि अभी के कई जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे दिख रहा है, अभी चुनाव प्रचार देख रहा हूँ लगभग हर पार्टी ने किया है, दरअसल जो लॉ एंड ऑर्डर का वो लड़कियों को छेड़ने वाला, वो गुंडों वाला जो चर्चा का विषय बना कि पहले थाने में कौन बैठे थे, पहले ये सब चीज प्रचार थी, तो इसी एक वैल्यू आ रही है जो रिकॉल वैल्यू है, उसने काफी असर किया और वो चीज की काट अभी नहीं कर पाए हैं। मतलब अखिलेश अभी तक इसकी कोई काट नहीं ढूंढ पाए कि उनके वक्त सिर्फ एक बिरादरी, उन्होंने कोशिश जरूर की कि ठाकुर बिरादरी को इस बार ऐसा बता दिया जाए कि साहब वो जो है बहुत ही इस सब पूरा उसका दबदबा है सब चीजें, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे 6 में 4 पोस्ट है तमाम चीजें, वो सारी चीजें सामने आई। दूसरा एक और हम गौर करेंगे कि योगी एक चीज पर लता टैग करे कि जैसी वैकेंसी निकलती थी तो आबाद का खानदान निकल पड़ता था, चाचा मामा दाऊ दाए सब वसूली के निकल पड़ते थे, ये सारी चीजों का फर्क पड़ रहा है। मुझे ये लगता है क्योंकि जब हम लोग देख रहे थे 1-2 महीने पहले तक तो लोगों के जहन में तमाम चीजें थी, महंगाई थी, लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव आने लगा है तो सब पे गौर करने लगता है। और आखिर में आप देखेंगे मुस्लिम्स को ये कहना पड़ रहा है, मैं दिख रहा हूँ रिमोट्स को भी, जो ये कह रहे हैं कि हाँ बिजली आ रही है, 18 घंटे बिजली आ रही है और राशन भी आया, यानी आप
का जो सबसे ज्यादा जिसपे पूरे विपक्ष की ताकत, आप गौर कीजिए कि बीजेपी विरोध के लिए अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, मैं उस पर कह रहा हूँ, क्वेश्चन है कि अगर बीजेपी विरोध, अगर विपक्ष के पास कुछ चीज है तो आप देखें कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, कोई एक भी इशू ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि हाँ एंटी कमेंसी के नाम पर चलेगा, इस पर चलेगा। उनका सबसे बड़ी ताकत, इस पूरे बीजेपी को हटाने के लिए उनके पास सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम वोट है। मतलब मुस्लिम विरोध जो है, मुस्लिम को जो बीजेपी से घृणा है या बीजेपी से एक उनका भी राजनीति है उसका कोई मतलब नहीं, उनको एक नफरत है, उनको ये माना है कि हमको नहीं देना है ज्यादातर, और इसको हटाना है क्योंकि हिंदुत्व की बात करती है, जो भी उसका कारण हो, वो उनकी ताकत का आधार है। यानी ताकत का आधार किसी भी सरकार के खिलाफ आप देखेंगे, एंटी कमेंसी में महंगाई होगी या कोई लैंड ऑर्डर होगा या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ इस समय पूरे उत्तर प्रदेश को अगर आप गौर करेंगे तो विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत जिससे वो हटाने का सोच रहा है, उसके पास मुस्लिम वोट है, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ी अच्छी बात। जी जी मुझे भी लगा था बोलिए। मुझे भी लगा था कि प्रो इनकम्बेंसी पे मैंने पिछले एपिसोड में जब आया तो मैं बोला था इसकी बात मैंने बोली थी, वो लोगों के दिमाग में है सर, हाँ मुझे पानी में गया बुंदेलखंड से, बहुत बड़ा काम हुआ है सर, बहुत बड़ा काम हुआ। लोग बोल रहे हैं माइक पे, कैमरे पे खुल के बोल रहे हैं, नहीं योगी जी ने तुम्हें कहा, भूल के वहां के यूपी में गाँव किसी आदमी बोला कि घर नहीं टूटना चाहिए, कुछ है करके चूड़ी टूटे टूटे, गगरी ना टूटे, हाँ exactly। तो हो जाए लेकिन पानी गगरी नहीं टूट जाए। हाँ, तो वहां पे पानी पहुंचा है सर, ये यथार्थ। बिजली तो आ रही है, ये भी यथार्थ। और अब बिजली सस्त कर दी योगी, मतलब आप याद दिलाइए, अटेसी आप याद दिलाते हैं लैपटॉप हटे, योगी कहते हैं ये लो मैंने नोट बाट चालू कर दिया, और याद दिलाओ बाकी रह गया। तो ये प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं। हाँ बात सही कह रहे हैं। वैसे तो उन्होंने इतने शिलान्यास कर दिए इस बार बीजेपी ने संजय जी कि वो इतने शिलान्यास कर दिए कि अगर कोई दूसरी सरकार आए तो वो कुछ कह नहीं पाएगी। मुझे लगता है योगी जी चलते चलते चांद पे जाने का हम एक समय वो कर रहे हैं, चंद्रयान नीति तैयार करेगा, इस पर भी कर दे रहे हैं अगर 2-4 दिन में मिल जाते। अगर 20 साल बाद कोई पार्टी करेगी तो हमें तब वो समझ गए ये सिर्फ शिलान्यास की जो राजनीति है वो सब चलते चलते तब पंजाब की बात करें, क्योंकि जयपुर डायलॉग की ओर से हम गोवा और मणिपुर डायरेक्टली कवर नहीं करेंगे, ये हमने अनाउंस किया हुआ है, लेकिन पंजाब तो करेंगे। तो पंजाब के बारे में भी सबसे पहले मैं कार्य से पूछ लेता हूँ, यद्यपि स्थिति बिल्कुल अस्पष्ट है, आप क्या लगा इसमें? अब तो वहाँ 5 ताकतें हैं साहब, चुनाव लड़ेंगे। पंजाब है तो 5 होनी चाहिए। हाँ पंजाब तो 5, आप इसमें ये देखना पड़ेगा, 5 तो है, आप इसमें देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तो दिलचस्प है। कांग्रेस वो है ही, अकाली दल है ही, अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी है ही, किसानों के 22 दल वो तो तल ठोक करके हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो है 5 ऐसे गठबंधन, आम आदमी पार्टी को हम भूल नहीं सकते, और आम आदमी पार्टी भले ही हम उनसे डिफर करें, भले ही हमको पसंद करें ना करें, लेकिन एक ताकत रूप है वो पंजाब में उभर आई है। इस बार अगर किसी की संभावना है बहुमत के करीब तक पहुंचने की तो वो आम आदमी पार्टी की ही है। पर देखने वाली बात ये है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बेस रहा है वहां अभी तक, उसमें ये 22 संगठन अब राजनीतिक चोला पहन करके गांव-गांव गली घूमने वाले हैं वोट मांगने के लिए। ये आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं या उसी उम्मीदों पर कितना पानी फेरने वाले हैं। तो दिलचस्प मुकाबला है पंजाब में। बस मेरा तो यही मतलब एक प्रार्थना कामना भी है कि ये इलेक्शन वहां पर खूनी ना होने पाए। जिस तरह वातावरण वहां क्रिएट कर दिया गया है, जिस तरह की नफरत का भाव कुछ तो वहां फैल रहे हैं, और मुझे लगता था कि पंजाब में भी नहीं टूटी 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने सोच के जब अब तक हम एक चरण में करते आ रहे हैं तो इस बार गोवा को, उत्तराखंड को और पंजाब को एक साथ निपटा दें, उस पर जरूर निगाह रखनी पड़ेगी। और जैसा लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा के गठबंधन है, वो एक सरप्राइज दे सकता है लोगों को, मुझे अभी भी नहीं लगता है। हाँ 5 जनवरी को जो घटना हुई है उसके बाद से पूरे पंजाब में, क्योंकि मेरी पंजाब में बात हुई है, चंडीगढ़ में रहा हूँ तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल वगैरह काफी टूर किए हुए हूँ, और अमर उजाला 99 में मेरे ही इंटर्नशिप में शुरू हुआ वहाँ से, तो बहुत सारे लोग जानता हूँ मैं। तो मेरी वहाँ बात हुई थी तो लोगों का कहना था कि 5 जनवरी की घटना के बाद एक बड़ा बदलाव ये आया है, प्रधानमंत्री मोदी की हर जगह चर्चा हो रही है। ये जो चर्चा शुरू हुई है ये मतदान के दिन तक और प्रचार के दौरान और कितना फैलेगी और लोगों को कितना उद्वेलित करेगी वोटिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी के या कैप्टन साहब के पक्ष में, ये देखना थोड़ा सा अभी समय की बात है। जी पंजाब का चुनाव मतलब लोग, हालांकि हम लोग तमाम मीडिया तमाम चीजें उस तरफ देख रही हैं, उत्तर प्रदेश को 80 सीटों के जरिए से या सेमीफाइनल के तौर पर या फिर दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन इन 5 स्टेट के चुनाव में चुनाव में आता रहता है कि मुझे लगता है पंजाब का चुनाव इस बार आने वाले
जो कुछ दशक है देश के, उनपे काफी इंपॉर्टेंट असर आएगा। तो ये एक ऐसा चुनाव होगा जिसकी गूंज हमको आने वाले समय में हिंदुस्तान की राजनीति में सुनाई देगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ अचानक दिख रही हैं। अभी तक जिन चीजों को हम सोच रहे थे कि वो सिर्फ कुछ बाहर से दिखाई दे रही हैं या वो है, वो सब आपको फील होती हुई दिख रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहाँ जो फोरफ्रंट रनर पे हैं, वो दिख रही थी कि अगर कांग्रेस के अंदर मैं कांग्रेस के लिए सोच भी आती थी, मैं सोचा था लिखना चाहिए कांग्रेस कहाँ किससे लड़ रही है। जैसे कांग्रेस वहाँ चन्नी और सिद्धू एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनको सब मिलेगा तो वो किसी से लड़ेंगे, रंधावा से लड़ेंगे, सुखदेव से या किसी और से लड़ेंगे, मतलब पार्टी से तीसरा कोई पार्टी नहीं है। उत्तराखंड में जब भी उनको मौका मिलेगा हरीश रावत जी को, तब वो भाजपा की तरफ जाएंगे, प्रीतम सिंह लड़ रहे हैं, फिर प्रीतम सिंह भी दूसरों से लड़ रहे हैं, जो आने वाले उनसे लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन किससे लड़ रहा है ये पता नहीं लग रहा है, दो लड़कियों के साथ लड़ रहे हैं कि हम लड़ेंगे इस तरह से। तो कांग्रेस बड़ी है, तो जनता अगर कांग्रेस को लड़ना चाहिए पंजाब में, तो वो चंडीगढ़ में भी सबसे ज्यादा वोट नहीं मिले, तो कांग्रेस को सीट भले हारी, लेकिन उनको चुनाव भी वोट मिला। और उनका भी ऐसा कोई भी चीज नहीं दिख रही थी जब तक कि कप्तान जो सिद्धू को ना दिया, जो अपने बॉलिंग पैटर्न में दूसरी टीम है और उसे डायरेक्शन से बॉलिंग तो वो इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा ये अभी क्लैरिटी नहीं, क्योंकि जो इस बार बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि वो जो किसानों का मोर्चा लड़ रहा है वो 170 सीटों पर लड़ेगा, तो वो 117 की सत्ता पर जाने तक पाएगा। मतलब ये राष्ट्रवाद से, मतलब अगर जाए दो जी जाए तो वो अपार होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो हजारों भी वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके आइडियाज और जो वहां का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जो घूम फिर के, और बीजेपी को भी ताकत नहीं है, हो सकता है लोग कुछ भी राय रखें, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह वहां और उनके कार्यकर्ताओं को मनोबल को तोड़ा है। वो वैसे वहां इंडियन कोई नहीं थे और आप उनके मनोबल को तोड़ रहे हो, आपने किसी बीजेपी को आप वैसे हराया जाना था, वो आप सोच रहे हो आपने बदम कर दिया कोई तरह का छवि और होनी चाहिए थी, तो वो जो वोटर है बीजेपी का वो और डर जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई बच्चा खाली ऐलान कर देगी, अमरिंदर सिंह उसमें जो है प्रयास बाहर निकल कोई मता कर देगी, वो नहीं लगता। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरह से धर्म की राजनीति की शरण में और जिस को उभारा है, और उसमें बड़ा हिस्सा मुझे लगता है श्रोमणी अकाली दल हम लोग सोचा है फील ना करें कि हर दिन याद कीजिए, आप चाहे वो किसी भी तरह की पंजाब के धार्मिक को बात करता हूं, उसका फायदा हमेशा श्रोमणी अकाली दल ने शुरू में जरूर उठाया। उससे दल अंतिम दल और अमन कहते हैं उसमें घुस जाती है, तो वो मुझे लगता है कि वो और बसपा का क्या वो वाकई तीसरी ताकत बनता है नहीं, ये वहां कोई ताकत नहीं दिख रही है। और प्रधानमंत्री की वापसी से और एक तंजिया बयान का से मुझे लगा कि बीजेपी को काफी ताकत दी होगी, बल्कि जो हारा होगा बीजेपी का वो उठ भाग गया होगा। वो भी ऐसे आपको खासतौर पर पंजाब की राजनीति मुझे लगता है कि आप जब इतिहास का एनालाइज करते हैं तो आप जानते होंगे वहां उसी राष्ट्र पंजाब में जो शक्ति को एस्टैब्लिश करता है, वहां पंजाब की राजनीति बिल्कुल उसी तरह से चलती है, चाहे वो अफगानों की हो, चाहे वो सिखों की हो, चाहे उसे बहरे किस्म की हो, वहां ताकत को बहुत मान्यता देते हैं कि इतने से बड़ा अब मैं जो बता सकता हूँ अच्छे से, तो उसमें वो सामने वाले को संतुष्टि हो जाती है, मैंने चार को ताकत दी है, ये मुझे पता करता है। तो उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी भी आपसी बटने की स्थिति नहीं है, तो वो लेकिन बिना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसका असर इस देश पर पड़ेगा आगे वाला। जी, अभिषेक कुछ कहना चाहते हैं आप? पहली चीज तो ये पंजाब इलेक्शन को लेकर है, रघु चड्ढा को जिस तरह से पीटा गया है, और ये कपटी चीज है, इसने आम आदमी पार्टी का एक एज था, और जो जिस प्रकार से ट्रेनिंग पे थी, ये बहुत डेट करने वाला। कांग्रेस आपस में लड़ रहे थे, लेकिन पूरे पंजाब में कभी भी पंजाब करनी था, रेगुलर की मैं बात करता हूं, ठीक ठाक थ्रू से उन्होंने कहा कि 7 चीजों के बावजूद पार्टी अकाली और कांग्रेस नहीं है, ये एक हाई हल्के रेट, लेकिन आम आदमी पार्टी आपको क्वेश्चन करनी है जहां से जीत आई। किसान संगठन को सपोर्ट रहे, जो लड़े आम पार्टी को सपोर्ट है, पिछले चुनाव में ये नहीं दिखा 2017 में आम पार्टी को लड़ खूब यार सपोर्ट, लेकिन सीट की बात तो उसका बीच नहीं दिया। मुझे लगता है कि अकाली और बसपा का बहुत एक अच्छा सेट हुआ है, गठबंधन हुआ है कि बसपा का वोट वहां भी उस प्रकार से है। भाई आप दो पर नहीं कि 2 राजस्थान में हो गया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन मुझे लगता है आ गए इसी पॉइंट पे हम चलते हैं प्रश्न और पहले सभी चैनल को वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और इसको आप हमें सब्सक्राइब भी करें, साथ में आप सपोर्ट और फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर जा सकते हैं। नीरज शर्मा वाली सीट पे असलम 3,500 वोट जीता, क्योंकि 2 ठाकुर सामने खड़े होने से वोट बटे और जीता। इस बार बीजेपी निकाल देगी सीट। सही बात, ये भी बोलना वाली सीट पर निकल जाएगी। दोनों सभी सीट है, बहुत बड़ी वोट है, 60-80 एक बड़ी सीट है। वहां सब किसी बात कैसे जीता ये ऐसे हालांकि साथ देखते हैं, टिकट बिना का टिकट को असल तो नहीं जीता, लेकिन इस बार पर्सन को शायद वोट भी नहीं मिलेगा, मुझे लगता नहीं होगा। हां, वो असम में कांड ये है ना। हां, नेक्स्ट जय होगा ऑर्डर क्या पंजाब इलेक्शन का इम्पैक्ट हिमाचल में भी होगा, क्योंकि हिमाचल में बीजेपी की सिचुएशन काफी पुअर है इस वक्त। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जहां 5 साल में सरकारें बदलती रही हैं, और हिमाचल प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सक्षम लीडरशिप नहीं, और जो मुख्यमंत्री हैं शायद वो उन्हें सक्रिय नहीं है, या लोगों के बीच में उन्हें लोकप्रिय नहीं है जितना होना चाहिए, और वहां से जी बनना जी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वही बात मैं कह रहा था कि नड्डा जी हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं, इसके बावजूद अगर उपचुनाव में आप बहुत बड़े मार्जिन से जीती गई लोकसभा सीट को ही गंवा देते हैं, 3 विधानसभा सीटों को भी आप गंवा देते हैं, तो ये कोई शोर संकेत बिल्कुल नहीं है। तो पंजाब का नतीजा क्या रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर डिपेंड नहीं करता है हिमाचल तो इंडिपेंडेंटली ही फैसला कर देता है कि किसको रखना है, किसको हटा देना है। अगर भारतीय जनता पार्टी नींद से नहीं आ रही तो हिमाचल भी हाथ से जाएगा। जैसे कि उत्तराखंड में स्थिति बनी हुई है, और ठीक है, प्रश्न आसान होता है। आप सभी को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद, हिंदी को धन्यवाद, को धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Press the like on YouTube and don't miss other updates.